नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र की पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। इसमें आज नया अध्याय शुरू करेंगे, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर है। ठीक है? राज्यों के न्यायिक प्रशासन में शीर्ष पर कौन है? उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हेतु भाग 6 के अध्याय 5 के तहत अनुच्छेद 214 से 231 तक में प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संसद को अनुच्छेद 231 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा या दो से अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। देखिए, ये बिंदु समझेंगे, ये पॉइंट समझेंगे। पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे बोला गया है कि किसी राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है? जिस प्रकार केंद्र में उच्चतम न्यायालय है, उसी प्रकार राज्य में उच्च न्यायालय है। ठीक है? लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह व्यवस्था की गई कि एक या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। ठीक, यानी एक या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, या एक राज्य और एक से अधिक संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। अर्थात एक उच्च न्यायालय कई राज्यों में हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है? आगे देखेंगे। ये अनुच्छेद 231 में इसका प्रावधान किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और 7वें संविधान संशोधन 1956 से व्यवस्था की गई है। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 230 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी, या किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी। देखिए, अनुच्छेद 30 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकती है, और किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन भी कर सकती है। ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 230 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद कानून बनाकर किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय है उसकी अधिकारिता का विस्तार कर सकती है, या फिर उसकी अधिकारिता को कम कर सकती है। अनुच्छेद 30 में प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के ये एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है? तो 214 के अनुसार क्या होगा? प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है? ये कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। तो अनुच्छेद 215 में प्रावधान है प्रत्येक उच्च न्यायालय कैसा होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे, और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है, अगर उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया या आदेश दिया है तो अधीनस्थ न्यायालय को मानना पड़ेगा। अगर उसकी अवमानना होती है उसके निर्णयों की, तो वो दंड दे सकते हैं। ठीक है? ये इसमें कहा गया है अनुच्छेद 215 में। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे बोला गया है अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है? ध्यान रखना, अनुच्छेद 216 में प्रावधान है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये भी ध्यान रखेंगे। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। ठीक है? उच्च न्यायालय की जो आयु सीमा है पद में बने रहने की 62 वर्ष है। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय की 65 वर्ष है। ठीक है? उच्चतम न्यायालय की 65 वर्ष और उच्च न्यायालय की 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। ठीक है? ये ध्यान रखेंगे कि अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र दे रहे हैं तो उसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति जी है जो है उनको नियुक्त करते हैं। आगे देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। ठीक है? राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है।
उच्च न्यायालय को हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन कैसे? संसद में आदेश जारी करके, उसी सत्र में विशेष बहुमत पारित करके। आगे देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार असमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे, अनुच्छेद 217 दो के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वही योग्य है जो भारत के नागरिक हैं। ठीक है, तो 217 में योग्यताएं दी गई हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। पहला, भारत के नागरिक हो ऐसे व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। पहला चीज़ तो है कि भारत के नागरिक हो। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाएंगे जो 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक एडवोकेट रहे। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक एडवोकेट रहे हों या अधिवक्ता रहे हों, वही बात है। ठीक है, लगातार या न्यूनतम 10 वर्षों तक। ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्षों तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुके हो, या तो 10 वर्ष तक, न्यूनतम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के अन्य राज्य में अधिवक्ता रहे हों 10 वर्ष तक, या फिर किसी न्यायिक पद पर रहे हों 10 वर्ष तक भारत में। अनुच्छेद 202(3) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाएंगे। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो वेतन और भत्ते वो कहाँ से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से, ध्यान रखेंगे। जबकि उनकी पेंशन अनुच्छेद 112(3) के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होती है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझेंगे। 2 पॉइंट है। देखिए, जो उनके वेतन है यानी जो सैलरी है और भत्ते हैं, ठीक है, वेतन और भत्ते दिए जाएंगे राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। ठीक, पहला पॉइंट ये, वेतन भत्ते। ठीक है, जब वो रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो उनकी जो पेंशन है वो केंद्र की संचित निधि से जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, केंद्र की संचित निधि से, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, इससे प्रश्न बनते हैं। अगर वेतन भत्ते हैं वो जाएंगे राज्य की संचित निधि से, और पेंशन जाएगी केंद्र की संचित निधि से। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 223 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने या अनुपस्थित रहने पर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुपस्थित हैं और कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो भी जो है अनुपस्थित हैं, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, ये बताया गया है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य के बकाया रहने के कारण सम्यक रूप से अहृत व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। यहाँ पे बोला गया है कि अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि यानी वृद्धि करनी है, कार्य को, जो कार्य बचा हुआ है उसको तेजी से करना है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, अहृत व्यक्तियों को 2 वर्ष से अधिकतम अवधि के लिए एक अपर न्यायाधीश जो बोलते हैं एडिशनल जजेस के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। अगर मान लीजिए कार्य तेजी से करना है तो राष्ट्रपति जी चाहें तो एक अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, ये बताया गया अनुच्छेद 224 में। ठीक है, तथा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अनुपस्थित रहने या कर्तव्यों के पालन में असमर्थ रहने की अवधि तक के लिए सम्यक रूप से अहृत किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ऐसे न्यायाधीश भी 62 वर्ष की आयु तक ही पद धारण करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए किसी अन्य प्रयोजन के रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को है। देखिए, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट करने की शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यहाँ पे यही बोला जा रहा है। ठीक है, यही पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण यानी सुपरिटेंडेंसी करने की शक्ति रखता है। ठीक है, तो जो उच्च न्यायालय है वो जितने भी उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं नीचे राज्य क्षेत्र के, उन पर अधीक्षण की शक्ति रखता है। कौन? उच्च न्यायालय। ये किसमें? अनुच्छेद 227 में कहा गया है।
वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है तथा उनमें 7 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में है। यहाँ पे बोला गया कि वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25 है, ठीक है। और उनमें से 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्राधिकार है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली तथा जम्मू एवं कश्मीर ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। देखिए, दिल्ली और जम्मू कश्मीर 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। अन्य जो है उनके जो है कई राज्यों के साथ उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। संसद उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। तो ये शक्ति किसके पास है उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार करने की? उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार करने की शक्ति संसद के पास है। अनुच्छेद 241 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है, ठीक है। तो संसद चाहे तो किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय बनाने की शक्ति किसके पास है, गठित करने की शक्ति संसद के पास है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 241 के तहत। किसी भी यूनियन टेरिटरी या संघ राज्य क्षेत्र के लिए अगर उच्च न्यायालय गठन करना है तो शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद शक्ति देता है? 241, ठीक है। संसद को शक्ति देता है किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित करने की, या ऐसे राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है, ठीक है। आगे देखेंगे। सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में क्रमशः कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। सबसे पहले कलकत्ता, बंबई और मद्रास, तमिलनाडु बोलते चेन्नई, न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1862 में, ये ध्यान रखना। कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में सबसे पहले उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1862 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूलतः 1866 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में सदर दीवानी अदालत के स्थान पर हुई थी, ठीक है। इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया है तथा वर्ष 1919 में से वर्तमान नाम दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे। संविधान में भाग 6 के अध्याय 6 के तहत अनुच्छेद 233 से 237 तक में अधीनस्थ न्यायालयों हेतु प्रावधान है, ठीक है। तो अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान 233 से 237 तक है, ये बताया गया है। अनुच्छेद 233 के 1 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति राज्य राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से पश्चात और राज्यपाल द्वारा इसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। अनुच्छेद 235 के तहत क्या कहा गया है? उच्च न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालयों पे नियंत्रण रखता है, ठीक है। लोक अदालतों के माध्यम से सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। तो ये हमने व्याख्या देखी उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।